दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का मॉडल सेट 1 और दोस्तों इसमें हम लोग 25 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इसमें हम वे सब प्रश्न को इंक्लूड किए हैं जो 2011 से 2020 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको आप जाकर के मिला भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। देखिए कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसकी है? दोस्तों यह युक्ति किसकी है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है विवेकानंद की, बी है रामकृष्ण परमहंस की, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की और डी है कालिदास की। तो दोस्तों सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह जो युक्ति है वो किसकी है? कालिदास की है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कालिदास। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है लक्ष्मी, उसके बाद खाली स्थान, कहानी की केंद्रीय पात्रा है। दोस्तों लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्रा है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ढहते विश्वास, बी है धरती कब तक घूमेगी, सी है माँ और डी है नगर। तो दोस्तों लक्ष्मी का सबसे ज़्यादा चर्चा किस कहानी में किया गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ढहते विश्वास में। दोस्तों जो लक्ष्मी है वो ढहते विश्वास कहानी की केंद्रीय पात्रा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आप ध्यान से समझिए। देखिए कहता गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों आपको गुणवाचक विशेषण का पता लगाना है कि कौन गुणवाचक विशेषण है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में 3 किलो, बी है 4, सी है अधिक और डी है अच्छा। तो दोस्तों इसमें गुणवाचक विशेषण कौन है? तो इसमें गुणवाचक विशेषण है यहाँ पर ऑप्शन डी में अच्छा, यानी कि अच्छा कहने से देखिए किसी का गुण भाव का पता चलता है तो क्या हो जाएगा? अच्छा है, वो गुणवाचक विशेषण है। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, यानी कि आपको ऑप्शन देखकर बताना है कि कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में गिरीश, बी में दिया हुआ है महेंद्र, सी में दिया हुआ है एकैक और डी है वागपति। तो दोस्तों इसमें स्वर संधि का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा वागपति। दोस्तों वागपति स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, इसका आप लोग संधि विच्छेद करके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये भी पता नहीं है कि स्वर संधि हम लोग कैसे पहचानते हैं, व्यंजन संधि कैसे पहचानते हैं, विसर्ग संधि कैसे पहचानते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों हम इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिससे आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि कौन स्वर संधि है, कौन व्यंजन संधि है और कौन विसर्ग संधि है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि सर हमको ये वीडियो चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं पाँचवा प्रश्न को। देखिए पाँचवा प्रश्न कहता है सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है यह पंक्ति। यानी कि यह जो पंक्ति है सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठला उठी, यह जो पंक्ति है वो किसकी है? यह रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न को। देखिए छठा प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म ईस्वी में हुआ था, यानी कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है कब हुआ था। तो 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए सातवां प्रश्न कहता है कि अशुद्ध शब्द है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन अशुद्ध शब्द है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में कर्तव्य है। तो दोस्तों कर्तव्य है वो शुद्ध लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अंगार, अंगार भी इसी तरह से लिखा जाता है, ये भी शुद्ध शब्द है। देखिए रोशनी, और रोशनी भी शुद्ध शब्द है।
उसके बाद देखिए दुरात्मा, तो दोस्तों दुरात्मा है वो गलत लिखा हुआ है, दुरात्मा है अशुद्ध शब्द है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 8वां प्रश्न कहता है कि मैक्स मूलर ने उसके बाद खाली स्थान वर्ष की अवस्था में लिपंजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्राप्त किया। यानी कि दोस्तों मैक्स मूलर कितने वर्ष की अवस्था में लिपंजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न को। देखिए कहता है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा। दोस्तों फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है में एफिल टावर, बी है अविन्यो, उसके बाद सी है एवं बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, अविन्यो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न। देखिए कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विद्या है। यानी कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये जो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है वो क्या है, साक्षात्कार है, निबंध है, कहानी है या काव्य है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों ये है वो साक्षात्कार है, यानी कि जीत जीत मैं निरखत हूँ जो पाठ है वो क्या है, साक्षात्कार है, जो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 11वां क्वेश्चन को। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। दोस्तों दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में एक वृक्ष की हत्या, बी दिया हुआ है अक्षर ज्ञान, सी दिया गया है हिरोशिमा, और डी है जनतंत्र का जन्म। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हिरोशिमा। दोस्तों हिरोशिमा में दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण किया गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए व्याकरण से रिलेटेड है। कहता है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों उपसर्ग किसको कहते हैं, जो शब्द के आगे में जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो अधर्म में अ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अ उपसर्ग है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, और आप लोग जानते होंगे कि प्रत्यय है वो शब्द के पीछे जुड़ता है। तो देखिए लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो लिखाई में आई प्रत्यय है, लिखाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आई। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 14 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है अति सुधो स्नेह को मार्ग है जाही नेकु श्यानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है। तो दोस्तों यह जो पंक्ति है वो घनानंद की है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, घनानंद। चलिए उसके बाद देखते हैं 15वां क्वेश्चन। और दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म खालिस्तान ईस्वी में हुआ। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए कहता है कि हिंदी के आदि कवि हैं। दोस्तों हिंदी के आदि कवि कौन है। तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सरहपाद को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है सांवरदैया उसके बाद खाली स्थान भाषा के सफल कहानीकार हैं। यानी कि सांवरदैया जो हैं वो किस भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में हिंदी, बी में मराठी, सी में गुजराती और डी में राजस्थानी। तो दोस्तों यहाँ पर सांवरदैया हैं वो राजस्थान के सफल कहानीकार हैं। तो वह किस भाषा के हैं, तो राजस्थानी भाषा के, यानी कि यह राजस्थान के रहने वाले हैं। तो यह राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की उसके बाद खालिस्तान भूमिका है। यानी कि साहित्य के निर्माण में
प्रति प्रतिभाशाली मनुष्यों की उसके बाद क्या भूमिका है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है में नगण्य, बी है निर्णायक, सी है नकारात्मक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा निर्णायक, यानी कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की निर्णायक भूमिका है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है रंगपा था। दोस्तों रंगपा क्या था, तो रंगपा आप लोग जानते हैं कि लंपट और जुआरी था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह दही वाली मंगवा पाठ में आपको पढ़ना है। चलिए उसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन। देखिए 20वां क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य। दोस्तों शुद्ध वाक्य आपको पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला वाक्य दिया गया है आज की ताज़ा खबर। दोस्तों आज की ताज़ा खबर। उसके बाद बी है रोटी ताज़ी है, सी है दाल अच्छा है और डी हवा बहता है। तो देखिए यहाँ पर हवा बहता नहीं, हवा बहती है, दाल अच्छी है, रोटी ताज़ी है। देखिए ये शुद्ध शब्द है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 21वां क्वेश्चन। देखिए कहता है लेखक के घर में मछली कौन खाता था। दोस्तों लेखक के घर में मछली कौन खाता था, तो आप लोग जानते होंगे कि लेखक के घर में लेखक के पिता मछली खाता था, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 22वां क्वेश्चन कहता है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। दोस्तों लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पैसे चुराने का। चलिए उसके बाद देखते हैं 23वां प्रश्न। देखिए 23वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है। दोस्तों मेरे बिना तुम प्रभु जो गोधुली भाग 2 में आपको पढ़ना है, इस पाठ के लेखक कौन है। दोस्तों इस पाठ के लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, रेनर मारिया रिल्के। चलिए उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न। दोस्तों 24वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। दोस्तों तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है, तो दोस्तों समास पर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं जिसमें यह आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन तत्पुरुष है कौन द्विगु है। इस तरह के सभी समास को आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो समाप्त होने के बाद आपको इंटर स्क्रीन पर आ जाएगा, वहाँ से जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि तत्पुरुष कौन सा समास है, सॉरी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखिए आपको बताना है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है राजपुत्र, बी दिया गया है पवन पुत्र, उसके बाद सी दिया गया है वनवास और डी दिया गया है चौराहा। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि चौराहा है वो द्विगु समास है, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 25वां क्वेश्चन। दोस्तों 25वां क्वेश्चन कहता है कि अव्ययी भाव समास में उसके बाद खाली स्थान पद प्रधान होता है, यानी कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना आप लोग का काम है, क्योंकि हम तो खुद से वीडियो शेयर नहीं कर सकते, हम तो वीडियो बनाने में व्यस्त रहते हैं। तो आपको सभी स्टूडेंटों में वीडियो को शेयर करना है। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी आपकी मर्ज़ी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।